बिल्कुल। इस 10 मिनट में हम लोग स्वाहा करेंगे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है आपका वर्क एनर्जी पावर। और ये 10 मिनट में हम तब खत्म कर पा रहे हैं जब हमने आपके साथ 5.5 घंटे का एक मैराथन लगाया है। और इस मैराथन में केवल मैंने क्वेश्चन की बातें नहीं की है भाई, कंसेप्ट, थ्योरी, फॉर्मूलाज। और आज के लेक्चर में मैं सारे फॉर्मूलाज, सारे कंसेप्ट, हर एक एक चीजों को मैं रिवाइज कराऊंगा 10 मिनट में, और पूरा चैप्टर समाप्त होगा। हर एक एक न्यूमेरिकल्स मैंने करवा दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू वर्क एनर्जी पावर की, ठीक है, जो एलपी में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की बैकबोन का काम करता है। तो अगर आपने देखा है, नहीं देखा है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, चैनल पे पड़ा हुआ है। अब देखिए मैं आपको ये भी झलक दिखा दूं, अभी लेटेस्ट में जितने क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन देखिए खुद से हैंड रिटन फॉर्म में लिख लिख करके मैंने इंग्लिश हिंदी में करवाए हैं। नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया, बाइलिंगुअल कंटेंट, हर एक एक चीज को बहुत सिस्टमेटिक वे में। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको इसको करना चाहिए। और जो जुड़ना चाहते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा भी था कि आपके लिए मात्र 200 फी में 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ विथ वीडियो लेक्चर और नोट्स के साथ बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग एकदम स्वाहा होगा। आप बड़े से बड़े टीचर के साथ पढ़े होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, उसके बाद भी मैं कह रहा हूं आपको कि यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे और केवल यूट्यूब का ही लेक्चर आप देख लीजिए, आपको खुद में एक डिफरेंस फील होगा कि क्या क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिला है, और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और सबसे चीजों को ये ध्यान रखिएगा कि चैनल पे जो प्रेजेंट सब्सक्राइबर या व्यू को देख करके मत आकिएगा। हमने भी पेपर क्वालिफाई किया है और आपको बहुत सालों से आपके साथ में जुड़ाव भी हूं। खैर, अब इन सब चीजों को छोड़ते हैं। अब आइए देखिए, वर्क एनर्जी पावर का ये निचोड़ है जो आपको नहीं दिख रहा होगा। यहां से देखिए, 1 नंबर से एक हमने स्टार्ट करके पूरा 16 तक खत्म किया है ना जी। ये 16 फार्मूलाज नहीं है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितने सारे फार्मूलाज है। पावर एनर्जी का ये मेन डिफरेंस है, और ये आपका प्लेटफॉर्म वाला एग्जाम्पल है। तो पहला फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट का समय लिया है, उसके लिए मैं क्षमा प्राप्ति हूं। पहला फॉर्मूला क्या है भाई? वर्क डन इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ एस कॉस थीटा, है ना, ये आपको सभी को पता है। चलिए इसका हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। पहला फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और क्या होता है भाई यहाँ पे? एंगल, कॉस का एंगल होता है। यानी कि हमारे पास अगर फोर्स होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा, और आपके पास क्या होना चाहिए? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल पता होना चाहिए, तो आप फोर्स यानी कि आप कार्य निकाल सकते हैं। अब एक बात बतलाइए, जो आपका फोर्स है वो स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर है सर। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या है? वेक्टर है सर। अब यहाँ पे क्या है? ये डॉट प्रोडक्ट है। तो क्वेश्चन, अब डॉट प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई? एंगल किसका है? कोसाइन का है, ना कि साइन का है। तो अब यहाँ पे आप ऐसे लिखते हैं एफ डॉट एस, ठीक है ना भाई। तो मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर क्वांटिटी हो और अगर डॉट प्रोडक्ट है, तो देखिए वर्क को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ऑप्शन में रहेगा तो टिक करके आइएगा। और डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर क्वांटिटी है, तो रिजल्टेंट क्या होता है? स्केलर होता है, यानी अदिश राशि है। तो वर्क कैसा है? अदिश राशि है। चलिए क्लियर है सर। अब इसकी एसआई यूनिट की बात कर ली तो भाई जूल होता है, और क्या हो जाएगा? फोर्स का है तो भाई न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर, तो यानी 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। चलिए 1 जूल बराबर क्या होता है? 10⁻7 अर्ग भी होता है। सीजीएस यूनिट भी क्लियर कर लेते हैं हम लोग। तो सीजीएस यूनिट की अगर बात किया जाए तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट। ये मीटर आपका, ये क्या हो गया? मास, यानी कि ये हो गया आपका न्यूटन, ठीक है। एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड। और यहाँ पे आ गया पर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये मीटर, यानी कि ये सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया सीजीएस यूनिट। काम तमाम पहला फॉर्मूला का, ठीक है। अब यहाँ पे वही लिखा गया, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। वर्क स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट जूल, और न्यूटन मीटर 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। अब आ जाइए दूसरे फॉर्मूला पे। चलिए दूसरा फॉर्मूला के लिए हम लोग थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे ताकि इन सब चीजों को हटाते हुए चले, ताकि अगला फॉर्मूला को भी अच्छे से देखिए। बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इसको उठाने में किया गया कार्य, यहाँ उठा के आपने इस रैक में रख दिया, तो वर्क निकालिए। तो मैंने आपको क्या बताया था? वर्क आपका कैसे निकलता है भाई? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा से। तो भाई एक बात बताइए, इसको आप उठा रहे हैं तो आपने कुछ तो फोर्स लगाया होगा। कितना फोर्स लगाया होगा? जितना इसका वेट होगा। वेट यानी कि फोर्स यहाँ किसके बराबर है? वेट के बराबर। वेट को क्या लिखते हैं? mg, यानी यहाँ पे आ गया आपका mg। कितना हाइट आपने ऊपर उठाया? h हाइट, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया h। अब एक बात याद रखिएगा, जो फोर्स का डायरेक्शन है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाया है ना मेरे भाई,
फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तब ना नीचे से ऊपर उठा रहे हैं, और ये जा कहाँ रहा, वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि फोर्स का भी डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी सेम होगा, तो वर्क पॉजिटिव होता है और थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। तो कॉस 0 क्या होता है, कॉस का ग्राफ याद करिए, मैंने आपको कॉस का ग्राफ भी क्लियर करवाया था, ये है आपका कॉस का ग्राफ, ये 0 डिग्री, ये पाई/2 हो गया, ये हो गया आपका पाई, तो ये हो गया आपका -1, ये हो गया 1, कॉस 0 का वैल्यू 1 और कॉस पाई/2 का वैल्यू 0। ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या है भाई, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहां पे अब आपका क्या आ जाएगा, mgh। तो कोई भी वस्तु को नीचे से, चलिए भाई, कोई भी वस्तु को नीचे से ऊपर उठाने में किया गया कार्य क्या होता है, mgh होता है। ठीक है, अब यहीं पे एक चीज को और मैं ऐड करवा देता हूं जो आपके सवाल एग्जामिनेशन में बनता है, कि यहीं पे आपको सवाल पूछ लिया जाएगा कि कोई भी वस्तु रखा हुआ है, ठीक है ना, कोई भी वस्तु रखा हुआ है इस प्रकार से, और इस वस्तु के ऊपर गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य, तो देखिए इस वस्तु को उठा करके रखा गया तो ऊपर, लेकिन गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य आपसे पूछा जा रहा है, वो बताइए क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो। तो भाई एक बात बताइए, गुरुत्व बल किधर लगेगा, गुरुत्व बल किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट जा रहा है किधर, ऊपर जा रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। तो मैंने अभी बताया फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है, यानी थीटा 180 डिग्री है, और अपोजिट डायरेक्शन यानी कि माइनस, और ये ग्राफ आपको दिखा भी रहा होगा, ये ग्राफ आप देख सकते हैं, पाई का वैल्यू क्या है, -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन कितना आ जाएगा, mgh, लेकिन नेगेटिव में। क्लियर है भाई, चलिए अब इसमें मैं पूरा डिटेल तो नहीं कर सकता ना भाई, क्योंकि चीज़ों को आपको समझना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपका 5.5 घंटे का क्लास ऑलरेडी मैं ले रखा हूँ। ठीक है, इसीलिए तो दूसरा फॉर्मूला क्लियर हो गया, वर्क डन इक्वल्स टू mgh, किसी वस्तु को ऊपर उठाने में किया गया कार्य के व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य है। ठीक है, ध्यान रखना है भाई, ये आपका क्या हो गया, ध्यान देखिए ये वस्तु को ऊपर उठाने में व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य क्या है, पॉजिटिव, लेकिन गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य क्या है, नेगेटिव। ठीक है, -mgh और व्यक्ति के द्वारा mgh। चलिए दूसरा फॉर्मूला भी क्लियर है। अब यहाँ जाइए एक फॉर्मूला, ये इस पे आ जाइए, जैसे कि अब इसको समझिएगा, यहाँ पे क्या था, ये आपका कोई ट्रेन है, और इस ट्रेन से आप जब उतर रहे हैं, ये थे आप, ठीक है, ये है आप मेरे भाई, ये है आप कुछ बैग वैग लिए हुए थे, अब एक कुली आ रहा है, ये हो गया आपका कुली। ठीक है, ये व्यक्ति को दिखाया गया कुली, इसने ऑब्जेक्ट को उठाया, तो देखिए ये उठा रहा है, तो उठाने में किया गया कार्य क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा, mgh, लेकिन गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, नेगेटिव। अब ये उठा करके जब प्लेटफॉर्म पे चलेगा तो क्या होगा बताइएगा, तो देखिए ये व्यक्ति है, अब ये चल रहा है इस डायरेक्शन पे, तो भाई ये चल रहा है इस डायरेक्शन में, यानी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, और इसके ऊपर जो बोझ है या बैग है ये कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो अब एक बात बताइए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यानी कि cos 90 क्या होता है, 0, यानी किया गया वर्क क्या होगा, 0, यानी जब तक ये प्लेटफॉर्म पे रहेगा तब तक वैल्यू 0 रहेगी। लेकिन अब जैसे ये सीढ़ी पे चढ़ना शुरू किया, ध्यान देखिएगा, जब से सीढ़ी पे चढ़ना शुरू किया तो ये ऑब्जेक्ट का भार तो लग रहा है नीचे, ठीक है, यानी भार लग रहा है ऑब्जेक्ट के द्वारा नीचे, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर चल रहा है, देखिए ऊपर चल रहा है, तो फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो वर्क नेगेटिव। लेकिन अब यहीं पे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं अगर, तो देखिए कोई एक व्यक्ति है जिसके सिर पर एक ऑब्जेक्ट है, सीढ़ी पर चढ़ रहा है, तो आदमी द्वारा ऑब्जेक्ट पर किया गया कार्य, आदमी द्वारा ऑब्जेक्ट पर किया गया, ये आदमी इस ऑब्जेक्ट पर कितना कार्य कर रहा, तो भाई ये एक बात बताइएगा, ये जो आदमी है इसको उठा करके रखा, तो यानी फोर्स ऊपर लगा रहा, अगर आप माथे पर रखे तो भाई हाथ से, ये दोनों हाथ से क्या करेगा, ऊपर ही फोर्स लगाइएगा ना, और चल भी रहे आप ऊपर ही, ठीक है ना, चल भी रहे आप ऊपर, यानी कि फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स। तो आदमी के द्वारा ऑब्जेक्ट पे किया गया कार्य कब, जब सीढ़ी पे चढ़ रहा है तब पॉजिटिव हो गया, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के सेम है। लेकिन जब सीढ़ी पे चल रहा है और उस ऑब्जेक्ट का आदमी पर किया गया कार्य क्या हो गया, नेगेटिव। चलिए भाई समझ में आया कि नहीं आएगा बहुत स्टूडेंट को, क्योंकि इतने दफ्त में जाके मैंने चीजें कराया और आपने पेड कोर्स में भी नहीं पढ़ा होगा, ये मैं बिल्कुल एकदम एक्सपीरियंस के साथ कहता हूँ, कह सकता हूँ आपको, ठीक है। तो भाई बाकी समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लेक्चर आपको देखनी चाहिए, 5.5 घंटे की जो मैंने लेक्चर कराई है। तीसरा फॉर्मूला कार्य एनर्जी थ्योरम पे आ जाते हैं भाई। देखिए कार्य एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, कार्य ऊर्जा थ्योरम क्या बोलता है, देखिए कार्य ऊर्जा थ्योरम क्या बोलता है, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कार्य ऊर्जा थ्योरम बोलता है कि कार्य क्या है भाई, वर्क क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। वर्क क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी
माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यानी कि जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है उतना ही क्या हुआ है, वर्क हुआ। सिंपल शब्दों में अभी बस इतना समझिए, बाकी डेप्थ में क्लास में मैंने करा था यही होता। बाकी कोई भी गाड़ी चल रही है, ठीक है, अब इस गाड़ी की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड हुआ भाई, तो भाई इसमें इसकी स्पीड इंक्रीज कैसे हो गई, या फिर 5 से 2 मीटर पर सेकेंड ये कम कैसे हो गई। तो कुछ आपने ब्रेक अप्लाई किया होगा, यानी ब्रेक लगा, यानी कि मंदक बल लगा होगा, यानी कि फोर्स लगा, या एक्सीलरेटर लिया यानी कि फोर्स यहाँ पे लगाया है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, कार्य हुआ होगा। और अगर यहाँ कार्य हुआ है तो यहाँ किस फॉर्म में कार्य हुआ, गति के कारण कार्य हो रहा है। और गति यानी कि भाई 5 से यहाँ पे 15 हो गया, या 5 से 2, तो गति के द्वारा यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप निकाल करके ये न्यूमेरिकल्स याद करिए। मैंने आपको ये रहा न्यूमेरिकल कि 10 केजी वस्तु की चाल 5 से 15 हो जाता है तो किया गया कार्य क्या है भाई, सिंपल सा था। देखिए 10 से 15 हो जाता है, यहाँ मैं बता भी दे रहा हूँ, फास्ट वे में बता रहा हूँ। 10 है और ये हो गया आपका 15, ठीक है भाई। गाड़ी सेम है तो भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ एम वी का स्क्वायर माइनस ये फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितनी है भाई फाइनल हो गया, और हाफ एम बी इनिशियल हो गया, तो हाफ मास तो कॉमन आ जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये स्क्वायर। अब बताइए क्या आ जाएगा, हाफ एम फाइनल कितना आ गया भाई, 15 का स्क्वायर 225, और ये 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, यानी कितना आ जाएगा 125, हाफ इंटू एम इंटू 125, जो भी आएगा वैल्यू देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी कैलकुलेशन वही किया गया, देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, देखिए वहां से यही चीज को निकाला गया, बाकी मास का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, वो कटम कुटिम आपका निकल जाएगा। समझ में आया। तो तीसरा फॉर्मूला कार्य ऊर्जा थ्योरम क्लियर है कि जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आती है वो कार्य के बराबर होता है। चलिए अब दोनों वस्तु समान हुई, इसको मैं नहीं समझाऊंगा, ये बहुत डेप्थ में चला जाएगा, आधा घंटा मैंने क्लास में लिया था। अब आइए पावर और इसको मैं एनर्जी के बीच में डिफरेंस कर देता हूं। देखिए पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कोई देखिए पावर, जैसे कि अब ऐसे समझिए ये एक मशीन है, इसकी पावर कुछ है, ठीक है, 1 वाट में लिख दे रहा हूं, और इसकी एनर्जी 2 जूल कुछ भी है। अब पावर और एनर्जी के बीच में डिफरेंस क्या है, तो पावर का मतलब ये है कि कोई भी चीज को कितना जल्दी किया जा सकता है, ठीक है, और एनर्जी का मतलब ये कितना देर तक किया जा सकता है। जैसे कि आप मैथ्स का एक टॉपिक को खत्म करने में 1 घंटा का समय लेते हैं, और हम उसी मैथ्स के एक टॉपिक को खत्म करने में 30 मिनट का समय लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो स्टडी आवर है, एक दिन में आप 6 घंटे पढ़ते हैं, और हम एक दिन में मात्र 4 घंटे ही पढ़ते हैं। तो अब बताइए पावर और एनर्जी किसकी अधिक है भाई। तो देखिए आप एक चैप्टर को पढ़ने में 1 घंटा लगाते हैं, हम 30 मिनट में। तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि समय अगर आ रहा है तो सब समय की बात है, यानी कि कोई काम कितना जल्दी कर ले रहा है तो उसकी पावर अधिक है। इट मीन्स मेरी पावर क्या है भाई, यहाँ पर अधिक है। आ जाइए यहाँ पे, यानी मेरी पावर क्या हो जाएगी, मेरी पावर क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी आपसे, ठीक है। ए फॉर आपसे, मैं से मेरी। लेकिन एनर्जी की बात, तो एनर्जी की कितना देर तक आप काम कर सकते हैं, तो आप 6 घंटे तक पढ़ सकते हैं, मात्र मैं 4 घंटे। तो एनर्जी जो आपकी है ग्रेटर देन एनर्जी मेरे से। समझ में आ गया। ये तो भाई डिफरेंस मैंने, अब यहाँ बस रिवीजन चल रहा है मेरे दोस्त। अब पावर का पूरा फॉर्मूला मैंने बताया था, वर्क डन। चलिए यहाँ पे आ जाइए एक बार फटाफट। पावर क्या है, आपने क्या किया है, कार्य किया है कितने समय में, ठीक है। तो भाई वर्क क्या हो गया, जूल सेकंड हो गया। पावर को हम लोग ऐसा यूनिट वाट लिखते हैं, यानी 1 वाट इक्वल टू क्या हो गया, 1 जूल पर सेकेंड। चलिए आ जाइए नोट्स में, यहाँ पे फटाफट रिवीजन करते निकलेंगे। पावर इक्वल टू क्या हो गया भाई, वर्क डन अपन टाइम, यानी 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पावर कैसा है, स्केलर क्वांटिटी क्यों है, तो देखिए वर्क कैसा है भाई, एक आपका स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी आपका स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर है तो पावर रिजल्टेंट भी स्केलर ही आएगा। अब ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे और भी फॉर्मूला निकल जाएगा, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपन टाइम। तो वर्क को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। तो देखिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट है तो रिजल्टेंट स्केलर क्वांटिटी आएगा, ठीक है। इसके अलावा और फॉर्मूला लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। और यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने निकाला था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम को जगह क्या लिख सकते हैं भाई, वेलोसिटी लिख सकते हैं, एफ इंटू वी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सारा फॉर्मूला यहाँ मैंने एक जगह कर दिया था, एफ इंटू बी, ये हो गया आपका। और यहाँ पे वर्क डन अपन टाइम है तो वर्क के जगह क्या लिख सकते हैं, mgh बाई टी भी लिख सकते हैं। अब आ जाइए अश्वशक्ति, जो इंडस्ट्रियल यूनिट होता है क्या होता है भाई, पावर का हॉर्स पावर अश्वशक्ति होता है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, और 1 मैट्रिक हॉर्स पावर इक्वल टू 735.5 वाट। चलिए आगे बढ़े अब हम लोग। अब आइए बात कर लेते हैं एनर्जी। एनर्जी आपको समझ में आ गया कैसी क्वांटिटी भाई, एनर्जी कुछ नहीं है। एनर्जी क्या है समझिए, एनर्जी क्या है, आप
द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, आप कितना कार्य कर रहे हैं, यानी एनर्जी कुछ नहीं कि आप कितने देर तक कार्य कर रहे हैं। तो कार्य का जो यूनिट है वही एनर्जी का यूनिट होगा। कार्य स्केलर है तो एनर्जी भी स्केलर होगा। अब एनर्जी को दो भाग में बांटेंगे, एक होगा काइनेटिक एनर्जी, एक होगा पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा भी मैंने बताया था मैकेनिकल एनर्जी। तो गति के कारण जो एनर्जी, गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन यानी कि भाई आकार में चेंज आने के कारण, स्थिति में चेंज आने के कारण, यानी पोजीशन और शेप और साइज में चेंज आने के कारण जो वहां पे कार्य हुआ उसको पोटेंशियल। जैसे स्प्रिंग में चेंज आ गया, आपने तीर धनुष की बात कर लिया, चाबी देने वाले खिलौने हो गए। इसके अलावा आपने क्या बोलते हैं, जिसके रबड़ को आपने खींचा तो उसमें कौन सी कार्य हो रही है भाई, पोटेंशियल एनर्जी कार्य हो रही है। कौन सी एनर्जी छुपी हुई है, छुपी हुई एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। गति के कारण द्वारा का, जैसे कोई गाड़ी यहाँ 5 मीटर से 10 किलोमीटर चली गई तो यहाँ पे गति हुई है ना, तो गति के कारण यहाँ पे कार्य हुआ, तो वहां पे कौन सा कार्य, तो गतिज ऊर्जा का इन्वॉल्वमेंट है। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि छत से नीचे कोई गिर रहा है या नीचे से आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो वहां पे क्या आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि चलिए यहाँ पे फटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल अगर नीचे गिराते हैं तो एक तो जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये कांस्टेंट होता है, और हर एक पॉइंट में आपका क्या होता है, एनर्जी कांस्टेंट होता है। एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होता है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर यहाँ पर भी कोई व्यक्ति खड़ा है तो इसके पास कौन सा एनर्जी है भाई, पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि mgh है। ठीक है, अब ये व्यक्ति जस्ट नीचे आया या गेंद नीचे आया तो जस्ट जमीन से टकराने से जस्ट नीचे एकदम एक थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पे हाइट क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जितना ये एनर्जी है, यानी कि mgh के बराबर ही होगा। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी क्या होता है, इक्वल होता है। ये सब स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए थे। यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट में तो वेलोसिटी 0 है, तो हाफ mv² होता है, v का वैल्यू 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ बोले सर इतना फटाफट, तो भाई मैंने 5.5 घंटे का समय दिया ना, आप एक बार जाकर देखिए तो इस क्लास को, फिर आपको समझ में आएगा क्या दिया गया। कमेंट सेक्शन में लिंक है, चैनल पे भी आप विजिट करके देख सकते हैं। अब बाकी यहाँ पे फॉर्मूला वैसे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी है यानी कि कार्य करने की क्षमता, स्केलर क्वांटिटी, जूल हो गया SI यूनिट, हाफ mvh का mgh, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट होगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ kx² होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको एक और यहाँ पे बताया था स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है ना, क्या होता है भाई स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, यहाँ पे लिखा ही है भाई, देखिए इसका यूनिट बहुत बार पूछा गया, न्यूटन पर मीटर। F = kx होता है, तो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट k है तो k निकाल लीजिए, F/x हो गया। अब ये सब मैंने आपको बताया था क्लास में। देखिए दूसरा मोमेंटम को जोड़ करके काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, तो काइनेटिक एनर्जी = p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोमेंटम का। और अगर मास कांस्टेंट है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। कैसे, तो भाई देखिए काइनेटिक एनर्जी = हाफ mv²। अगर ये कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बताइए। और काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट कर लिया जाए, इसको कांस्टेंट कर लिया जाए, तो मास और वेलोसिटी के बीच में क्या आ जाएगा भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए भाई, तो ये कुल मिलाकर के ये सारे पॉइंट वर्क एनर्जी, इतना ही आपको पढ़ना है वर्क एनर्जी। आप कहीं चले जाइए दुनिया। अच्छा, इसमें 2 चीज मैंने यहाँ नहीं, आपको यूट्यूब पे भी नहीं कराया, जो कोर्स में कराया था, मैं ये भी बता देता हूँ मेंशन। एक तो इम्पल्स का कंसेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये दोनों साथ में। और एक आपका जो पार्ट मैंने नहीं बताया था भाई, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वही वाला बात। ठीक है, बस वही यही 2 चीज, एक इम्पल्स और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बस। बाकी मैंने हर एक टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे न्यूमेरिकल देख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे न्यूमेरिकल पूछे गए जो देख करके लोग डरते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, तो एक बार विजिट करके देखिए। और होली स्पेशल में अगर जुड़ना इससे बेस्ट कंटेंट मैं कह रहा हूँ भाई, बहुत मेहनत के साथ और खुद से तैयार किया गया कंटेंट है। ऐसा नहीं कि कोई को आया है टाइपिस्ट से मैंने चीज़ों को टाइप करवा लिया। 5.5 घंटे का ये क्लास जरूर से देख लीजिएगा। कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7909004902 पे। और ये फार्मूला सेशन फास्ट ही चलेगा, हर चैप्टर में फार्मूला सेशन चलेगा, ऐसा ही, ठीक है, एक जगह। अब ये उनके लिए भाई जिसने मेहनत किया, समय दिया, ठीक है। अब हर कोई के बस की बात ये सब नहीं होगी, समझ लेना या कर भी लेना। जैसे देख सकते हैं यहाँ मैंने कुल मिलाकर के वर्क एनर्जी पावर में मैंने 7 क्लासेस लिए थे, 6 या 7 क्लासेस, जो कुल मिलाकर 5.5 घंटे का मैंने जोड़ दिया था उसको, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया आपका वर्क एनर्जी थ्योरम का फुल रिवीजन। 10 मिनट से थोड़ा भाग गया क्योंकि मैंने एक एक एग्जांपल लेके चीज़ों को समझाया भाई, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।